हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एडू 36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 टारगेट एडेड डे सीरीज का आज 52वां दिन है। 52वें दिन हम लोग साइंस के फिजिक्स सेक्शन के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं, ध्वनि और विद्युत। यहाँ से 2018 के एग्जाम में आप लोगों के एग्जाम में एक क्वेश्चन बना था। कौन सा क्वेश्चन बना था? तो सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है, ये क्वेश्चन आपके 2018 के पुलिस पेपर में आया हुआ था। तो ऐसे छोटे छोटे से टॉपिक रहते हैं, लेकिन उनसे एक एक क्वेश्चन बन जाया करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आज आपको थोड़ा सा आराम मिलने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन आज कम मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कितने मिलेंगे? तो लगभग लगभग 20 से 21 क्वेश्चन बस हैं। कितने? 20 से 21 क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन कम है, लेकिन जो चीज़ें मैं बताऊंगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। जितनी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा हैं। ठीक है, और दोस्तों इसके अलावा मैंने अभी एक पोल डाला था यूट्यूब कम्युनिटी पे। उसमें मैंने बोला कि अगर आप लोगों को मैथ की क्लास चाहिए, किसकी मैथ की क्लास चाहिए, तो आप लोग बताइए। अगर चाहिए तो, अगर नहीं चाहिए तो भी बता दीजिए। ठीक है, तो वहाँ पे काफ़ी लोगों का पॉजिटिव कमेंट आया है कि हाँ मैथ की क्लास चाहिए। और मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ? क्योंकि देखिए, आप साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सारी चीज़ों को आप अगर लास्ट टाइम में भी रट्टा मारने की कोशिश करेंगे तो रट्टा मार सकते हैं। छत्तीसगढ़ वाला सेक्शन हो गया, उसको अगर आप लास्ट टाइम में भी रट्टा मारने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा बहुत तो पल्ले पड़ेगा। लेकिन अगर आप मैथ की बात करेंगे तो मैथ को लास्ट टाइम में इम्पॉसिबल है रट्टा मारना, सोचना, समझना, सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो मैथ वाला सेक्शन होता है उसको समझना पड़ता है, उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है बार बार। ठीक है, मैथ एक बार में नहीं बनता, उसको कम से कम 3 से 4 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आपसे मैथ बनेगा। लेकिन क्या टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है। मैथ में पूरा नंबर लाया जा सकता है। लास्ट टाइम 4 से 5 क्वेश्चन पूछा गया था। इस बार हमें तैयार रहना चाहिए कि हो सकता है 8 से 10 क्वेश्चन भी बन जाए। कितने? 8 से 10 क्वेश्चन भी बन जाए। इसके अलावा देखिए, मैथ हर एग्जाम के लिए जरूरी है। अगर आप मान लीजिए पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अभी आपका एज कितना होगा? 20, 22, 23, 24 साल ऐसे होगा ना। तो आप इसके साथ में एसएससी जीडी का भी भर्ती आया हुआ है, आया कि नहीं आया है? एसएससी जीडी का भी भर्ती आया है। इसके अलावा कई लोग व्यापम की भी तैयारी करते हैं। किसकी? व्यापम की तैयारी करते हैं। ठीक है, ऐसे ही अभी आबकारी आरक्षक का पोस्ट आया है, तो आबकारी आरक्षक में मैथ के लगभग 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखिए, बहुत सारे एग्जाम इसके अलावा भी होने वाले हैं, और जिससे मैथ के क्वेश्चन बनते हैं। और लेकिन सबसे बड़ी, जो सबसे कमज़ोर कड़ी होती है लोगों की, वो होती है मैथ। मैथ लोगों को आता नहीं है। क्यों नहीं आता है? उसका रीज़न ये रहता है कि मैथ से वो डरते हैं। ठीक है, तो मैथ जो मैं चीज़ें कराने वाला हूँ, मैं आपसे अपील करता हूँ वो चीज़ें को आप 4 से 5 बार, जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, उतने क्वेश्चन को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कर लेना। सारे टाइप, जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप जैसे एग्जाम में बनते हैं, वो सारे टाइप और सारी चीज़ें जो मैं कराऊंगा उतना ही आपको करना है। ठीक है, एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे तो गड्ढे में गिर जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए जितनी मैं टाइप बताऊंगा आपको, जितनी चीज़ें मैं बताऊंगा, उतनी चीज़ें आप आराम से इत्मीनान से कर लेना। आपके क्वेश्चन वहीं से बनेंगे। और जितने एग्जाम के मैंने आपको बताया, एसएससी जीडी हो, चाहे व्यापम हो, चाहे यहाँ पे आबकारी आरक्षक हो, या फिर आपका पुलिस के एग्जाम, सारे क्वेश्चन वहीं से आने वाले हैं। अगर आप जितनी चीज़ें मैं बताऊंगा उतना कर लोगे, बहुत फायदे में रहोगे। ठीक है, तो इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि अभी अगर मैं आपको करा दूंगा, 15 से 20 क्लास कराऊंगा, हो सकता है क्लास की लंबाई ज़्यादा हो सकता है कि 1 घंटे हो सकता है कि 2 भी घंटे हो सकता है कि 2.5 भी घंटे हो। ठीक है, लेकिन जितनी चीज़ें मैं कराऊंगा, मैं ये चाहूँगा कि एक क्लास में उस टॉपिक को मैं कंप्लीट करा दूँ। मान लीजिए जैसे कि परसेंटेज टॉपिक हो गया, परसेंटेज टॉपिक में जो परसेंटेज टॉपिक रहेगा वो सीधी सी बात है कि बहुत बड़ा सा टॉपिक है। तो उसमें हो सकता है कि मैं आपको 15 टाइप के क्वेश्चन बता दूं। जो मेन मेन टाइप के क्वेश्चन है, 15 टाइप के क्वेश्चन बता दूं। तो मैं आपको 15 क्वेश्चन बताऊंगा, उसके अलावा एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा और एक क्वेश्चन आपको बनाना रहेगा। तो ओवरऑल हम लगभग 30 क्वेश्चन देखेंगे, है ना। 15 टाइप के 30 क्वेश्चन। अब आप यही 30 क्वेश्चन को कितनी बार? 5 5 बार बना लेना। बस जो क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा और आपसे बन जाएगा। लेकिन एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे, अलग अलग जगह से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे, वो आपका लॉस होगा। ठीक है, देखिए, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ चीज़ों को कि आपको कम पढ़ना है, लेकिन बार बार उस चीज़ को रिवीजन करना है। मैथ के लिए अगर देखिए, मैथ मेरा बहुत, मैं आर्ट मीडियम का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, आर्ट बैकग्राउंड का, मैंने बैचलर ऑफ आर्ट, जिसे हम बीए बोलते हैं, लोग पता है
बीए को पता है क्या सोचते हैं कि बीए बीए जो कर रहे हैं वो बहुत गधा है। और हकीकत ये है कि जब मैं कॉलेज में था तो एक बार एक मैडम से हम लोग कुछ बोले, तो बोले तुम लोग बीए वाले हो ना, हाँ ठीक है, अच्छा बीए वाले हो, हाँ चलो ठीक है बाद में आना ऐसे करके। मतलब वो बीए वाले लोग की क्या इज्जत है, मैं क्या बताऊँ आप लोग को, ठीक है। तो मैं आर्ट वाला स्टूडेंट हूँ, लेकिन अगर आप मैथ की बात करेंगे तो अभी मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मैथ है। मुझे मज़ा आता है मैथ सॉल्व करने में। ऐसा है क्यों? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस से, आता कुछ नहीं था, मैंने प्रैक्टिस कर करके वही वही क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कर करके आज अपने आप को इस लेवल पे ला लिया है कि इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट रहते हैं उन लोगों से भी मैं स्पीड में मैथ सॉल्व कर लेता हूँ और उन लोगों से भी ज़्यादा नंबर मैं मैथ में ला लेता हूँ, ठीक है। तो एक आर्ट का स्टूडेंट अगर इंजीनियरिंग वालों को टक्कर दे रहा है, उन लोग से ज़्यादा नंबर ला रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका अगर मैं श्रेय देता हूँ तो केवल और केवल प्रैक्टिस को देता हूँ कि मैंने इतना प्रैक्टिस किया उस चीज़ को, उस इक्वेशन को बार बार, कि आज उन लोगों से मैं क्या कंपटीशन कर पाता हूँ। तो चलिए बिना बकवास किए हुए, बहुत सारी बकवास तो हो गई है, चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम या फिर लोहा? ये आपके 2018 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था। 2018 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। बताइए कि सबसे ज़्यादा विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चांदी। चांदी में विद्युत जो होता है वो बहुत इजीली क्या होता है, चल सकता है, जा सकता है, ठीक है। तो चांदी विद्युत चालकता, सर्वाधिक विद्युत चालकता इसकी होती है। और होता क्या है, इसमें जो प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोध कम होता है, ठीक है। प्रतिरोध मतलब रोकता है, ठीक है। तो प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसलिए जो चालकता होती है इसकी बहुत तेज होती है, ठीक है। तो बहुत कम होता है प्रतिरोध और चालकता सर्वाधिक होती है। तो कौन से तत्व की चालकता, विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? तो आपको याद रखना है चांदी, ठीक है। क्या? चांदी। आगे आइए। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिमल ध्वनि उत्पन्न होती है? लगभग 5 डेसिबल, लगभग 10 डेसिबल, लगभग 30 डेसिबल या फिर लगभग 100 डेसिबल? दो लोग बात कर रहे हैं तो कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होगी? देखिए यहां से एक चीज और आपको समझ में आ रही होगी कि अगर हम लोग को ध्वनि को नापना होता है तो हम किससे नापते हैं? तो डेसिबल से नापते हैं। किससे? डेसिबल से नापते हैं। ये भी चीज आपको याद रखना है। तो ध्वनि को किससे नापा जाता है? तो डेसिबल से नापा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब बताइए, दो लोग बात कर रहे हैं तो कितने डेसिबल लगभग ध्वनि होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 30 डेसिबल। अगर दो लोग सामान्यतः बात कर रहे हैं, नॉर्मल, जैसे अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 30 से 60 डेसिबल के बीच में हमारी ध्वनि रहेगी। कितनी? 30 से 60 डेसिबल। अगर वही हम लोग फुसफुसा रहे हैं, कानाफूसी कर रहे हैं, ठीक है, फुसफुसाहट जो होता है अगर वो है तो 15 से 20 डेसिबल। कितना? 15 से 20 डेसिबल हमारी आवाज़ की स्पीड रहेगी, तीव्रता रहेगी। और यही अगर मान लीजिए आज आपका ब्रेकअप हो रहा है और आप लोग की लड़ाई हो रही है, तो हो सकता है 60 डेसिबल से भी ज़्यादा में लड़ाई हो जाए, ठीक है। तो हमारी सामान्य ध्वनि जो होती है बात करने की वो 30 से 60 डेसिबल होती है। वहीं आप लोग को कुछ कुछ चीज़ें और इसके अलावा याद रखनी चाहिए। साधारण बात करते हैं 30 से 60 डेसिबल। और जो जेट विमान की स्पीड होती है, जो डेसिबल होती है, जो ध्वनि होती है वो सर्वाधिक होती है। जब जेट विमान चलता है तो उसकी ध्वनि सर्वाधिक होती है। कितनी होती है? तो 140 से 150 डेसिबल। ये भी पूछ सकता है कि सर्वाधिक ध्वनि उत्पन्न कब होती है? तो जब जेट विमान चलता है उस टाइम में 140 से 150 डेसिबल इसकी ध्वनि होती है। एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? जो टीवी हम लोग चलाते हैं तो कैच करते हैं, हम लोग चैनल चेंज करते हैं तो कैसे कैसे चेंज होता है बताइए? प्रकाश तरंगे द्वारा, या फिर ध्वनि तरंगे द्वारा, या फिर अवरक्त विकिरण द्वारा, या फिर रेडियो तरंगे द्वारा? चैनल चेंज करते हो तो कैसे, क्या, कौन से नियंत्रण द्वारा वो कंट्रोल होता है? टीवी को कैसे कंट्रोल किया जाता है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम अगर पूछा जाए तो अवरक्त विकिरण, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ जगह पे रेडियो तरंगे भी यूज की जाती हैं, तो आप यहाँ पे सी एंड डी दोनों बोलोगे, सी एंड डी। लेकिन मैक्सिमम टाइम में किसका यूज होता है? तो मैक्सिमम टाइम में अवरक्त किरणों का, ठीक है। जो रिमोट होता है
वो अवरक्त किरणों का उपयोग करता है। कहीं कहीं बस में रेडियो तरंगे भी आ जाती हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम अवरक्त विकिरण से ही वो रिमोट टीवी को कंट्रोल करता है, आपको याद रखना है। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि या फिर वायु में कण? डेसिबल बताइए, अभी हमने बात किया है। तो डेसिबल से क्या नापते हैं? ध्वनि को नापते हैं, वातावरण में ध्वनि। अब बताइए, हम लोग बात कर रहे हैं तो कितने डेसिबल में? 30 से 60 डेसिबल। चलिए, पहली चीज। अब मुझे आप ये बताइए कि अगर जेट विमान है तो जेट विमान टाइम में जब वो चलता है तो उस टाइम में कितनी स्पीड रहती है, कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? तो कितने डेसिबल की? 140 से 150 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी जो होनी चाहिए वह है 165 फीट, 165 मीटर, 16.5 फीट, 16.5 मीटर। ये प्रतिध्वनि क्या होता है? आपने क्या नाम है यार, आथिया शेट्टी, सुनील शेट्टी है ना, सुनील शेट्टी जो था वो अंजलि करके चिल्लाता है पहाड़ में जाके, अंजलि, तो फिर वो अंजलि करके 2-3 बार आवाज आता है कि नहीं आता? वही जो आवाज रिटर्न आता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं प्रतिध्वनि। अगर आप पहाड़ों पे जाओगे, चिल्लाओगे, तो वो आवाज रिटर्न होके आएगी। या फिर जब कोई नया घर बनता है तो नया घर में भी आप देखते हो कोई भी सामान नहीं रखा रहता, तो भी अगर आप चिल्लाते हो तो आपकी आवाज रिटर्न होती है। तो जो आवाज रिटर्न होती है, तो आपके, मान लीजिए आप हो गए और यहाँ पे दीवार हो गई, तो कम से कम कितना डिस्टेंस होना चाहिए आवाज को रिटर्न होने के लिए, ये बोल रहा है ये। तो कितना होना चाहिए? 16.5 मीटर। कितना? 16.5 मीटर डिस्टेंस होनी चाहिए आपके और वो दीवार के बीच में, या फिर आपके और पहाड़ के। जब आप चिल्लाओगे तो पहाड़ से आवाज टकराएगी, उसके बाद फिर वापस आएगी, आपको सुनाई देगी वो अंजलि अंजलि अंजलि, ठीक है। 16.5 मीटर किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए आपको याद रखना है। देखिए, यहाँ पे हो सकता है कभी कभी 16.5 मीटर की जगह में लगभग 17 मीटर भी लिख सकता है, ठीक है। लगभग 17 मीटर आपको याद रखना है। 17 मीटर भी लिख दिया तो आप ऐसे परेशान मत हो जाना, ठीक है। 16.5 मीटर एक्चुअल होता है, लेकिन 17 मीटर भी अगर लिख देता है तो आपको ये भी याद रखना है। बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है मैग्नीशियम का, लोहे का, नाइक्रोम का या फिर टंगस्टन का? देखिए, पहले के टाइम में बल्ब आपने देखा होगा, जो मान लीजिए CFL बल्ब ही हो गया। पहले के टाइम में थोड़े से बल्ब ऐसे टाइप के होते थे, ठीक है। फिर यहाँ पे अभी भी कुछ जगह ऐसे होते हैं, ये ऐसे टाइप का रहता था। ये जो तंतु है, ये तंतु जो आपको मुड़ा मुड़ा सा दिखता है, वो किसका बना होता है? तो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन आपको याद रखना है, ठीक है। जब बिजली आती है उस टाइम पे ये थोड़ा सा गर्म होता है, गर्म होने के बाद ये जलने लग जाता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है, आपको याद रखना है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? ऑर्गन के साथ सोडियम वेपर, वेपर मतलब भाप, या फिर वाष्प जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो कौन सी गैस? ऑर्गन के साथ क्या सोडियम की भाप भरी होती है, या फिर नियॉन के साथ सोडियम की भाप भरी होती है, या फिर ऑर्गन के साथ मर्क्यूरी की भाप भरी होती है, या फिर नियॉन के साथ मर्क्यूरी की भाप भरी होती है? बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑर्गन के साथ में पारा या फिर मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? पारा। ये पारा बहुत सारी जगह काम आता है। जो पारा होता है वो भरा होता है, ऑर्गन के साथ में पारा भरा होता है, इसीलिए हमें ट्यूबलाइट में दिखते हैं। अब जब जैसे ही वो पारा एक्टिव हो जाता है और जलने लग जाता है, ठीक है। जब हम बटन ऑन करते हैं तो जो भाप रहता है उसमें, मतलब भाप के रूप में ये मरकरी या फिर पारा रहता है, और वो एक्टिव हो जाता है, वो हीट होने के बाद उसके बाद ये जलने लग जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जो पारा है वो बहुत सारी जगह काम आता है। आपने बैरोमीटर सुना होगा, बैरोमीटर नाम मैंने कई बार बताया है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को नापते हैं, तो उसमें भी जो बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर में भी पारा भरा होता है। बैरोमीटर में भी पारा भरा होता है। इसके अलावा यही पारा थर्मामीटर में भरा होता है, जिससे आपको जब बुखार होता है तो डॉक्टर उससे चेक करता है। वही थर्मामीटर में क्या भरा होता है? तो पारा भरा होता है, आपको याद रखना है।
तो जो ट्यूबलाइट होती है, ट्यूबलाइट में क्या क्या रहता है, तो ऑर्गन के साथ में मरकरी या फिर पारा रहता है। अब अगर CFL पूछ लेता है तो CFL में भी मरकरी के साथ में ऑर्गन, नियॉन, ऐसा करके अलग अलग गैसें रहती हैं। तो अगर CFL पूछता है, जो CFL और ट्यूबलाइट ये दोनों अलग अलग होती है ना, तो CFL में क्या क्या रहता है, मरकरी या फिर जिसे हम बोलते हैं पारा, ठीक है। मरकरी के साथ में ऑर्गन भी होता है, या फिर नियॉन हो जाता है, या फिर जीनॉन हो जाता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो मरकरी के साथ में ये तीनों गैस में से कोई भी एक गैस मिला लेंगे, वो CFL में काम आएगा। लेकिन ट्यूबलाइट में ऑर्गन के साथ में मरकुरी वेपर, ठीक है, दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है। और जितनी चीज़ें हैं मैं आपको बता रहा हूँ सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप इसको PDF को डाउनलोड कर लिए और बार बार इसको रट्टा मार लीजिए। इतनी चीज़ें रट्टा मारने के बाद ही आप कोई नई चीज़ को पढ़ना। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं, कहाँ पे नहीं चल सकती हैं, ठोस में, द्रव में, गैस में, या फिर निर्वात में। ध्वनि तरंगे मान लीजिए, चलिए अब बताइए, आप पहले थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाइए, उसके बाद मैं बताता हूँ। मान लीजिए लोहा है, ठीक है, ये लोहा है, इसमें अगर आप पीटोगे यहाँ पे तो क्या तरंगे यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएंगी, तो बोलोगे हाँ, लोहे में भी चलती हैं। चलिए द्रव में, अगर आप पानी में एक जगह ऐसे मारोगे तो उसकी जो लहरें होती है, तरंगे होती है, वो यहाँ से डाइवर्ट, यहाँ से आगे तक चलती हैं। तो द्रव में, हाँ द्रव में भी होता है ऐसा। गैस में, गैस में देखिए, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप थोड़ी दूर में बैठे हो, जो तरंगे हैं वो जाती हैं वहाँ से, ठीक है। तो आपसे बात हो रही है तो कैसे, गैस के माध्यम से तो तरंगे जा रही हैं, तो गैस में भी जाती हैं। निर्वात में, निर्वात मतलब जहाँ पे वायु, कोई भी माध्यम ना हो, ना तो वायु हो ना तो कोई माध्यम हो, क्या वहाँ पे ध्वनि जा पाएगी, तो आप बोलोगे नहीं, वहाँ पे आप बात ही नहीं कर पाओगे। जैसे मान लीजिए चंद्रमा में आप गए, चंद्रमा में आप गए और आप किसी से बात करना चाह रहे हो तो आप बात नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे कोई माध्यम नहीं है, ठीक है। अंतरिक्ष में आप गए, अगर आपको बात करनी है तो आप बात नहीं कर पाओगे। तो ध्वनि तरंगे के लिए कहाँ पे नहीं चल सकती हैं, वो तो निर्वात में नहीं चल सकती, बाकी ठोस, द्रव और गैस तीनों जगह पे चल सकती हैं। अब बताइए, जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो किस में सबसे स्पीड से चलेंगी, सबसे जल्दी, तो आपको यहाँ पे याद रखना है, जिसका भी घनत्व ज़्यादा होगा उस पे सबसे पहले चलेगी। जिसका घनत्व ज़्यादा होगा मतलब जो घना ज़्यादा होगा, और घना मैंने आपको बताया है, सबसे घना क्या होता है, ठोस होता है। उसके बाद क्या घना होता है, तो बोलोगे द्रव होता है। उसके बाद क्या घना होता है, तो उसके बाद जो होता है वो होता है गैस। मतलब सबसे स्लो किस में चलेगा, गैस में। सबसे फास्ट किस में चलेगा, ठोस में। इसीलिए ये जो ध्वनि होती है, वो ध्वनि धातुओं में सर्वाधिक तेज चलती है। किसमें, धातुओं में सर्वाधिक तेज चलती है। और उन धातु में भी अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे तेज कौन सी धातु में चलती है, तो एल्यूमिनियम में। किसमें, एल्यूमिनियम में सर्वाधिक तेज चलती है। इसकी स्पीड कितनी होती है, तो 6420 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से एल्यूमिनियम में चलती है। जो ध्वनि होती है, अगर आप हल्का सा ऐसे पट्ट से करोगे तो सबसे तेज किसमें भागेगी, तो एल्यूमिनियम में भागेगी। इतना 6420 मीटर प्रति सेकंड। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है। फ्यूज क्या होता है आपको पता होगा, नहीं पता तो ही बता देता हूं अभी। निम्न प्रतिरोध शक्ति, उच्च गलनांक, निम्न प्रतिरोधक शक्ति, निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोधक शक्ति, निम्न गलनांक, या फिर उच्च प्रतिरोधक शक्ति, उच्च गलनांक। यहाँ पे जो वर्ड दिए हुए हैं प्रतिरोधक और गलनांक, ये दोनों चीजों को आप समझ जाओगे तो फ्यूज को तो समझ ही जाओगे। देखिए, आपके घर में अलग अलग रूम बने हुए हैं, लेकिन जो मेन एक कनेक्शन रहता है, एक जगह कनेक्शन दिया जाता है, उसके बाद से आपके जो रूम, ये वाले रूम में भी करंट जाएगा, ये वाले रूम में भी करंट जाएगा, पूरे आपके घर में करंट जाएगा। ये जो कनेक्शन होता है, यहाँ पे फ्यूज लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, फ्यूज लगाया जाता है। चलिए, यहाँ पे फ्यूज जो लगाते हैं उसका क्वालिटी क्या होता है। पहली बात, जो भी यहाँ पे फ्यूज लगाया जाता है उसमें कुछ ना कुछ प्रतिरोधक शक्ति होती है। प्रतिरोधक शक्ति और गलनांक होता है, दो चीजें होंगी। अब मैं प्रतिरोधक शक्ति और गलनांक दोनों की चीज़ों को बता देता हूँ। प्रतिरोधक मतलब, मान लीजिए यहाँ से मैंने आपको, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, उसके बाद से मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोल्टेज का लाइट दे दिया, ठीक है, करंट दे दिया,
तो उसको रोकने का एक लिमिट पे ही लाइट आ पाए। अगर ज़्यादा आएगा तो आपकी यहाँ पे जैसे मान लीजिए फ्रिज चल रहा है, टीवी चल रहा है, वो सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी। इसीलिए यहाँ पे फ्यूज लगाया जाता है, पहली चीज़। ठीक है, तो उसको जो एक्स्ट्रा लाइट आती है, करंट आती है, उसको करंट को रोकने का काम प्रतिरोधक करेगा, पहला चीज़। उसके बाद मान लीजिए उसको कंट्रोल नहीं कर पाया या फिर कोई प्रॉब्लम हुई, ठीक, तो यहाँ पे जो तार यूज किया जाता है फ्यूज में, प्रतिरोधक, और इसका जो दूसरी क्वालिटी होती है वो क्वालिटी होती है गलनांक की। तो जिसमें तार यूज किया जाता है वो निम्न गलनांक का होना चाहिए। निम्न गलनांक का मतलब क्या हो गया, देखिए पहली बात, जब भी कभी करंट आता है तो आपने देखा होगा विद्युत का उष्मीय प्रभाव, आपने शायद पढ़ा भी होगा, विद्युत का उष्मीय प्रभाव। ठीक है, उष्मीय प्रभाव, उष्मीय प्रभाव मतलब जो तार होता है कभी कभी गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा लाइट रहती है तो पिघलने लग जाता है, शॉर्ट सर्किट का भी आपने कई बार नाम सुना होगा। ठीक है, होता क्या है, मान लीजिए यहाँ पे लाइट ज़्यादा आ गया, ठीक है, लाइट ज़्यादा हुआ तो जो तार होता है वो निम्न क्वालिटी का लगा दो, ठीक है, जिसका गलनांक बहुत जल्दी हो जाए, मतलब जहाँ ज़्यादा इसमें लाइट आई वो पिघलने लग जाए, और पिघलने लग जाएगा तो जो आपके घर में लाइट जानी चाहिए वहाँ पे जाएगी नहीं, यहीं पे खराब हो जाएगी। ठीक है, इसलिए जो फ्यूज लगाया जाता है उसका प्रतिरोध रहता है वो उच्च प्रतिरोध रहता है। मतलब पहले तो ये लाइट को, जो करंट रहता है, करंट को रोकने की कोशिश करेगा, और उसके अलावा अगर कंट्रोल नहीं हुआ या फिर जो भी चीज़ें हैं उसके अलावा फिर क्या, उसका जो गलनांक होता है मतलब वो जल्दी से गल जाएगा, मतलब अगर जैसे भी हल्का हल्का से हीट हुआ तो वहीं पे गल जाएगा, तो आगे लाइट जा नहीं पाएगी, और जितने भी उपकरण आपके घर में लगे होंगे, टीवी, फ्रिज, कूलर, सारी चीज़ें बच जाएंगी। इसलिए फ्यूज लगाया जाता है। तो फ्यूज के लिए क्या तार की विशेषता होती है, तो उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक इसकी विशेषता होती है। पराश्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 10,000 हर्ट्ज से कम, 1,000 हर्ट्ज के बराबर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए। पराश्रव्य, देखिए जो ध्वनियां होती हैं वो तीन टाइप की होती हैं, कौन कौन सी, अवश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य। ठीक है, कौन कौन सी ध्वनियां तीन टाइप की होती हैं, अवश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य, तीन टाइप की ध्वनियां हो गई। अवश्रव्य, जिसकी जो तरंगे होती हैं वो 0 से लेकर 20 हर्ट्ज तक की होती हैं, जो तरंगे 0 से लेकर 20 हर्ट्ज के से कम की होती हैं उसे हम लोग बोलते हैं अवश्रव्य तरंगे। और आगे बताऊंगा आपको। उसके बाद जो 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज के बराबर होती हैं, 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं श्रव्य तरंगे, जिसे हम सुन सकते हैं। क्या अवश्रव्य तरंगों को आप सुन पाओगे, तो नहीं सुन पाओगे। अवश्रव्य ध्वनियों को आप सुन पाओगे, नहीं सुन पाओगे। श्रव्य ध्वनियों को सुन पाओगे, हाँ, इसी को ही हम लोग सुन पाते हैं। कितने से कितने तक होती हैं, तो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की होती हैं। उसके बाद पराश्रव्य तरंगे 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो तरंगे होती हैं उसे हम बोलते हैं पराश्रव्य तरंगे। अब देखिए, जो अश्रव्य तरंगे होती हैं वो कब कब उत्पन्न होती हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। तो कब कब उत्पन्न होती हैं, जब कभी ज्वालामुखी विस्फोट होने वाला रहेगा, तो ज्वालामुखी विस्फोट होने टाइम, या फिर उल्का पिंड जब टकराते हैं उस टाइम पे, या फिर जब कभी भूस्खलन होने वाला रहता है उस टाइम पे। ठीक है, ये तीनों टाइम पे अवश्रव्य, मतलब जो 0 से लेकर 20 हर्ट्ज तक की जो तरंगे होती हैं वो कब उत्पन्न होती हैं, तो ज्वालामुखी विस्फोट होने टाइम, उल्का पिंड टाइम, या फिर भूस्खलन के टाइम में ये तरंगे उत्पन्न होती हैं। श्रव्य तरंगे जब हम लोग बात करते हैं तब ये उत्पन्न होती हैं। पराश्रव्य तरंगे ये कब उत्पन्न होती हैं, जब भी तरंगे 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती हैं तभी ये उत्पन्न होती हैं। और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। देखिए, पहली बात, क्या आप इसे सुन पाओगे, तो बोलोगे मैं इसे सुन नहीं सकता, इसे हम लोग सुन नहीं सकते, सुन नहीं सकते। इसे सुन कोई सकता है क्या, हाँ, इसे सुन सकते हैं। कौन, बिल्ली सुन सकता है, बिल्ली सुन सकती है, कुत्ते सुन सकते हैं, और चमगादड़, ये लोग पराश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं, पराश्रव्य ध्वनियों को सुन सकते हैं। कौन कौन, पराश्रव्य ध्वनियों को, जो जिसकी जो तरंगी होती है, जो तरंगे होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, और उसे कौन सुन सकता है, तो
पराश्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 10,000 हर्ट्ज से कम, 1,000 हर्ट्ज के बराबर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए जो ध्वनियां होती हैं वो 3 टाइप की तरंगे उत्पन्न करती हैं, ठीक है, 3 टाइप की जो ध्वनियां होती हैं, ध्वनियों से 3 टाइप की तरंगे निकलती हैं। कौन कौन सी? पहला है अवश्रव्य। कौन सी? अवश्रव्य तरंगे। दूसरा है श्रव्य, जिसे हम सुन सकते हैं। तीसरा होता है पराश्रव्य। और पराश्रव्य से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। कभी भी क्वेश्चन आएगा, कुछ भी आपके दिमाग में नहीं चल रहा है तो पराश्रव्य मार देना, लेकिन आप पढ़ के जाओगे तो ध्यान से सारी चीजों को देखना, ठीक है। अवश्रव्य की बात करता हूं। जब भी तरंगे की आवृत्ति 0 से लेके 20 हर्ट्ज तक होगी तो भी आप बोलोगे, जो तरंगों की आवृत्ति रहेगी वो 0 से लेके 20 हर्ट्ज तक होगी तो बोलोगे अवश्रव्य तरंगे हैं, ठीक है। जब तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक रहेगी तो आप बोलोगे कि वो श्रव्य तरंगे हैं, ठीक है। उसके बाद जब भी तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा रहेगी तो आप बोलोगे कि वो पराश्रव्य तरंगे हैं। आई बात समझ में? जो अवश्रव्य तरंगे हैं ये कब उत्पन्न होती हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जब ज्वालामुखी विस्फोट होने वाला रहता है तब ये उत्पन्न होती है। ज्वालामुखी विस्फोट होने टाइम, या फिर उल्का पिंड के टकराने टाइम, या फिर जब भूस्खलन होता है, लैंडस्लाइड होती है उस समय पे, ठीक है। तो अगर देखिए जब भी कभी प्राकृतिक बात होगी, मतलब कहीं ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, इन लोग के बारे में बात होगा, नेचुरल वाली बातें होंगी, तब ये अवश्रव्य तरंगे मिलेंगी। जब बड़ी बड़ी बातें होने वाली, जैसे भूस्खलन हो रहा है, उल्का पिंड टकरा रहे हैं, ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, तब अवश्रव्य तरंगे, ठीक है, उत्पन्न होंगी। अब श्रव्य तरंगे, इन्हें तो हम लोग सुन लेंगे, चलिए भाई इनके बारे में हमें याद नहीं रखना है कुछ। श्रव्य तरंगे 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में इनकी आवृत्ति होती है। पराश्रव्य तरंगे, इसे आप सुन पाओगे तो बोलोगे मैं इसे सुन नहीं सकता, ठीक है, इसे कोई नहीं सुन सकता। तो क्या कोई सुन सकता है? इंसान नहीं सुन सकता, लेकिन इसे कुछ जानवर सुन सकते हैं। कौन कौन से जानवर सुन सकते हैं? बिल्ली सुन सकती है इसे, जब पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न होती हैं तो कुत्ते भी सुन सकते हैं और चमगादड़ भी सुन सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बन जाता है कि पराश्रव्य तरंगों को कौन सुन सकता है? तो कुत्ते, बिल्ली और चमगादड़ सुन सकते हैं। और पराश्रव्य तरंगे बहुत बार इस एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि इसका उपयोग क्या होता है। इसके उपयोग से बहुत बार क्वेश्चन बना है। इसके उपयोग के बारे में हम अगले वाले क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका क्या कारण है? उनकी आंखों के तारे बड़े होते हैं, उनकी रात्रि दृष्टि बहुत अच्छी होती है, प्रत्येक चिड़िया ऐसा कर सकती है, वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। चमगादड़ आपने देखा होगा, चमगादड़ रातों में ही उड़ते हैं, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे भी टकरा जाते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है, वो बगल से निकल जाते हैं, ठीक है। लेकिन अपना शिकार मस्त आसानी से कर लेते हैं। वो ऐसा कर क्यों पाते हैं? वो सोचिए, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करिए, चमगादड़ ऐसा क्यों कर पाते हैं कि रातों में अपना शिकार कर लेते हैं? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। क्या? वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। मान लीजिए चमगादड़ जो भी चीज़ खाता होगा, ठीक है, या फिर मान लीजिए यहाँ पे हम हैं, ठीक है, यहाँ पे चमगादड़ उड़ रहा है, जैसे भी चमगादड़ होता होगा, चमगादड़ उड़ रहा है, तो वो पराध्वनि तरंगे यहाँ से निकालेगा, उसकी बॉडी से या उसकी आंखों से आप बोल सकते हैं कि पराध्वनि तरंगे जाएंगी यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, उससे टकरा के वो फिर से वापस आ जाएगी, तो उसको पता चलेगा नहीं यहाँ पे है कोई, ठीक है। लेकिन जैसे मान लीजिए इंसान हो गया, तो वो इंसान के पास जाएगा नहीं, उसको पता है कि नहीं यहाँ पे इंसान है, ठीक है, तो नहीं जाएगा वहाँ पे। लेकिन अगर वही कहीं देखा कि अरे वहाँ मेरा शिकार है, तो वहाँ पे जैसे ही इसकी जो पराध्वनि तरंगे रहेंगी वो टकराएंगी, पता चल जाएगा इसको, अच्छा यहाँ पे ये है, चलो शिकार के पास, है ना। तो क्या करता है, ये पराध्वनि तरंगे निकालता है और उन्हीं के द्वारा ये निर्देशित होता है। चमगादड़ क्या करता है, मैंने आपको समझा दिया सारी चीज़ें,
चलिए, घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार है। विद्युत में तार जिसमें विद्युत होता है, या फिर भूतार, या फिर उदासीन तार, या फिर फ्यूज तार। देखिए, जब आपने देखा अगर कभी वायरिंग हो रही है घर में, तो जो काले रंग का जो तार होता है वो उसका यूज क्या होता है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदासीन तार। क्या होता है वो? उदासीन तार हो जाता है। मान लीजिए, देखिए आपको पता होगा कि यहाँ पे वो जो होल होते हैं 3 होते हैं, एक ऐसे एक ऐसे, है ना, ऐसे होल होते हैं। तो जो ये वाला होल होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थ बोलते हैं। ठीक है, अर्थ बोलते हैं। यहाँ पे जो तार यूज किया जाएगा वो हरे कलर का तार यूज किया जाता है। ठीक है, ठीक है, हरे कलर का तार यूज किया जाएगा, इसे हम लोग अर्थ बोलते हैं। और अर्थ जो कि इसका कनेक्शन किससे रहता है? पृथ्वी से। अर्थ को हम लोग पृथ्वी भी बोलते हैं। तो अर्थ का जो कनेक्शन होता है वो पृथ्वी तक जाता है। कभी भी मान लीजिए ज़्यादा लाइट आ गई, तो जो एक्स्ट्रा लाइट रहती है, एक्स्ट्रा करंट रहता है, तो ये क्या करता है? पृथ्वी को, पृथ्वी में देखिए, पृथ्वी बहुत बड़ी है, तो पृथ्वी में ट्रांसफर कर देता है। एक्स्ट्रा जो करंट रहता है उसको पृथ्वी में ट्रांसफर कर देता है, इसलिए जो बाकी इक्विपमेंट रहते हैं उसको सुरक्षित करता है ये। अगर नहीं ट्रांसफर करेगा तो क्या होगा? सीधी सी बात है, हो सकता है आग लग जाए, या फिर हो सकता है कि जो वहाँ पे कुछ भी सामान रहेगा, मान लीजिए टीवी चल रही है, जो भी चल रहा है, तो वो खराब हो सकता है। इसलिए जो एक्स्ट्रा लाइट रहती है उसको क्या करता है? ये पृथ्वी में डाइवर्ट करता है, पृथ्वी तक पहुँचा देता है, पृथ्वी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है, पहला चीज अर्थ हो गया, वो हरे कलर का, उसमें वायर यूज किया जाता है। दूसरा, इसे हम लोग बोलते हैं उदासीन तार। एक होता है उदासीन तार और एक होता है मेंस। ठीक है, ये हो गया मेंस। मेंस जिसमें लाइट रहता है, जिसमें लाइट ज़्यादा आता है, सजीव। बाकी तो अलग अलग होते हैं, जिसे हम बोलते हैं फेज। क्या क्या बोलते हैं? इसे मेंस भी बोलते हैं, इसे फेज भी बोलते हैं, इसे सजीव भी बोलते हैं। इसका जो कलर रहता है वो लाल कलर का रहता है, इसी में ही लाइट आता है। ठीक है, और एक जो रहता है ये बोलते हैं इसे उदासीन। ये उदासीन होता है, इसका जो कलर होता है वो काला होता है। ये पीएससी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। किसके? पीएससी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। और ऐसे नॉर्मली छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेगा। देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन है, आपको तो आना ही चाहिए कि आपके घर में सारी चीज़ें हैं, हो रही तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अवेयर होना चाहिए। तो अर्थ हरे कलर का, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी दे रहा है, तो हरे कलर की बात हो रही है अर्थ में, है ना। मेंस खतरा, यहीं पे तो लाइट आती है, लाल कलर का होता है ये, और उदासीन काला। आया समझ में? चलिए, और यहाँ पे ये बताइए मुझे कि जो घर में लाइट आती है वो कितने वोल्टेज की लाइट आती है? तो जब भी घरेलू जो सप्लाई में लाइट आती है, वो जो करंट आता है उस कितने कितने वोल्टेज का होता है? तो 220 वोल्टेज की लाइट आती है। कितने? 220 वोल्टेज की लाइट आती है। पहली चीज यहाँ से आपसे ये क्वेश्चन बनेगा। देखिए 220 वोल्टेज की लाइट आती है, पहली चीज। दूसरी, जो हमारे यहाँ जो उपकरण जुड़े होते हैं, जो घरेलू उपकरण जुड़े होते हैं, वो कौन से क्रम से जुड़े होते हैं? समानांतर क्रम, श्रृंखला क्रम, ऐसे करके पूछ लेता है। तो जो घरेलू उपकरण जुड़े होते हैं वो समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। जो हमारे यहाँ लाइट आती है वो समानांतर क्रम में लाइट आती है। ठीक है, आपने देखा होगा ऐसे वायर जा रहा है, वैसे वायर जा रहा है, ऐसे ऐसे अलग अलग वायर जाते हैं। तो हमारे जो इक्विपमेंट जो जुड़े होते हैं वो समांतर क्रम में हमारे यहाँ जुड़े होते हैं। ये आपको याद रखना है। घरेलू उपकरण में जो लाइट आती है वो समांतर क्रम में आती है। आपको इतना छोटा सा याद रखना है, बस हो गया, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? हवा, ग्रेनाइट, पानी, या फिर लोहा? 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? दिमाग लगाइए, मैंने बताया है आपको इसके बारे में। ध्वनि की गति किस पे डिपेंड करेगी? मैंने बोला था आपको घनत्व पे। ठीक है, घना क्या होता है? याद आया? क्या होता है? सबसे ज़्यादा घना ठोस होता है, उसके बाद क्या होता है? द्रव होता है, उसके बाद गैस होता है। मतलब सबसे ज़्यादा स्पीड किसमें रहेगी? ठोस में। स्पीड इसमें सबसे ज़्यादा रहेगी, सबसे कम स्पीड गैस में रहेगी।
अब यहाँ पे आपको किस में सबसे ज़्यादा घनत्व दिखेगा, तो आप बोलोगे लोहा में सबसे ज़्यादा घनत्व दिखेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे एल्यूमिनियम भी रहता तो एल्यूमिनियम राइट रहता। ठीक है, सर्वाधिक जो स्पीड होती है ध्वनि की वो एल्यूमिनियम में होती है। कितनी होती है, 6420 मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद 100 वॉट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा। 0 से 1 इकाई, 10 इकाई, 1 इकाई या फिर 100 इकाई। इकाई को हम लोग बोलते हैं यूनिट। 100 वॉट का और 10 घंटे। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 1000 वॉट बिजली खपत हो गई। 1000 वॉट को आप क्या बोल सकते हो, तो 1 किलो वॉट बोल सकते हो। क्या, 1 किलो वॉट बोल सकते हो। और 1 किलो वॉट को हम लोग बोलते हैं 1 यूनिट। क्या बोलते हैं, 1 यूनिट बोलते हैं। 1 किलो वॉट बराबर 1 वॉट होता है, सॉरी 1 किलो वॉट बराबर 1 यूनिट होता है। 1000 वॉट बराबर 1 किलो वॉट होता है और 1 किलो वॉट बराबर 1 यूनिट होता है। देखिए बोलते हैं ना कि प्रति यूनिट 1 पैसे बढ़ा, ऐसे करके, या प्रति यूनिट मैं बिजली में कटौती करूंगा, ऐसे करके बोलते हैं लोग ना। तो क्यों बोलते हैं, 1 यूनिट में अगर मान लीजिए अभी 4 रुपये है तो बोलेंगे लोग कि मैं 5 रुपये कर दूंगा तो सरकार को फायदा होगा। लोग बोलेंगे मैं कटौती करूंगा, आधे दाम पर दूंगा। तो 4 रुपये था तो उसको 2, मतलब प्रति यूनिट 2 रुपये देंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों को फायदा होता है, यही होता है यूनिट। 100 वॉट के 10 घंटे अगर बल्ब चलेंगे तो कितना वॉट बिजली आएगा। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी याद रखनी है। याद क्या रखना है आपको कि 1000 वॉट बराबर 1 किलो वॉट। उसके बाद ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे वह कहलाता है। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दे, बताइए। बैटरी, मोटर, जनरेटर या फिर गतिमान काइल मीटर। ये तो बनना चाहिए आपसे, बनना चाहिए। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कन्वर्ट करते हैं। उसका राइट आंसर हो जाएगा बैटरी। जो बैटरी होती है वो रासायनिक ऊर्जा को, उसमें क्या रहता है, देखिए बैटरी जो होती है उसमें अलग, देखिए कभी हम लोग पहले टॉर्च जो यूज करते थे, वो टॉर्च, उससे क्या होता था, कहीं ना कहीं एनर्जी जनरेट होती थी। उसमें रहता था क्या, बैटरी रहता था। बैटरी को क्या करता था, वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता था। तो जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा वह कहलाता है बैटरी। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। डायनेमो, ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर या फिर इंडक्टर। चलिए मैं आपको पहले डायनेमो को बता देता हूं। डायनेमो क्या होता है, डायनेमो या फिर इसे हम बोलते हैं टरबाइन। अगर मैं आपको मिनी माता बांध ले चलूं तो वहां पे क्या होगा, ऊंचाई से पानी गिरेगा। ऊंचाई से पानी गिरेगा किस पे, टरबाइन पे। टरबाइन घूमने लग जाएगा। टरबाइन जब घूमने लग जाएगा तो यहां से विद्युत ऊर्जा, विद्युत बनेगा। ठीक है, तभी तो 40 मेगावाट के 3 यूनिट बिजली बनती है। 3 यूनिट मतलब 40 मेगावाट के 3 यूनिट वहाँ पे लगे हुए हैं। 120 मेगावाट बिजली कहाँ से बनती है, मिनी माता डैम से बनती है। होता क्या है, जब पानी गिरता है, पानी में ऊर्जा रहती है, उसे हम बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। वो यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है, किसमें, डायनेमो में। ठीक है, तो डायनेमो या फिर टरबाइन से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, पहली चीज। अब जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में अगर कन्वर्ट करना हुआ तो क्या करेंगे, तो विद्युत मोटर का यूज करेंगे। किसका, विद्युत मोटर का यूज करेंगे। ट्रांसफार्मर क्या करेगा, अगर जो करंट आ रहा है उस करंट को कम ज़्यादा करना हुआ तो ट्रांसफार्मर वो काम करता है। ट्रांसफॉर्म, चेंज करना। ट्रांसफॉर्म का हिंदी में मतलब क्या होता है, चेंज करने वाला, बदलने वाला। ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से होता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए, दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए, प्रत्यावर्ती धारा को विभव को ऊंचाई या फिर अपचाई करने के लिए, या फिर दिष्ट धारा विभव को ऊंचाई करने के लिए। ऊंचाई मतलब बढ़ाना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, या तो बढ़ाना है या तो घटाना है। ठीक है, और दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलना है या फिर प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलना है। क्या काम है ट्रांसफार्मर का। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। प्रत्यावर्ती जो धारा आती है जिसे हम बोलते हैं एसी, प्रत्यावर्ती धारा को
कम करना है, सॉरी ज़्यादा करना है, कम करना है, कुछ भी करना है तो कौन करता है? ट्रांसफॉर्मर करता है। उसके बाद डायनेमो परिवर्तित करता है। क्या परिवर्तित करता है? उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर निम्न वोल्टेज को उल्ट वोल्टेज में। उच्च वोल्टेज में बताइए। डायनेमो अभी मैंने आपको बताया है डायनेमो क्या काम करता है। तो डायनेमो काम रहता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम। यांत्रिक ऊर्जा को डायनेमो या फिर टरबाइन, टरबाइन घूमेगा पानी से, पानी में यांत्रिक ऊर्जा रहेगी, वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगी। और इसके अलावा मैंने आपको कुछ कुछ बताया था अभी, यहाँ पे वो क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग, और बहुत बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन ये बना हुआ है। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है? याद रखना, जितनी भी चीज़ें मैं बताऊंगा यहाँ पे सारी चीज़ें आप याद रखना। पहली बात, कीड़े लगे हुए हैं कहीं पे, कीड़ों को नष्ट करने में, कीड़ों को नष्ट करने में पराश्रव्य तरंगों का यूज किया जाएगा। पराश्रव्य तरंगे, इनका अगर आवृत्ति बोला जाए कितना होता है तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक इनकी आवृत्ति होती है। कीड़ों को नष्ट करेंगे। अगर मान लीजिए घड़ी है, कपड़े हैं, इनसे अगर धूल हटाना होगा तो इनसे धूल हटाने के लिए भी इसका यूज किया जाएगा। इसके अलावा सोनोग्राफी, सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड, या फिर जो ईसीजी जांच होता है, ईसीजी जो जांच होता है, चेकअप होता है, उसके लिए भी ये जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं उसका यूज किया जाता है। फिर और समुद्र की गहराई मापना है, समुद्र की गहराई मापने के लिए भी इसका यूज किया जाएगा। छिपी वस्तु को ढूंढना है तो भी इसका यूज किया जाएगा। छिपी वस्तु को ढूंढने के लिए इसके अलावा जो कारखाने होते हैं उनसे धूल हटाने के लिए भी, जो कारखाने में जो कालिख लगी होती है, कारखानों में जो कालिख लगी होती है उनसे धूल हटाने, वो कालिख को हटाने के लिए, कि कालिख को हटाने के लिए। देखिए एक तरीके से मैं ये बोल रहा था आपको कि जब भी कोई भी एग्जाम्पल आएगा और पराश्रव्य तरंगे रहेगा तो आपको 99% चांस ये रहेगा कि यहीं से क्वेश्चन बनेगा। बाकी जो अश्रव्य तरंगे रहती है उनका कोई उपयोग होता नहीं है, श्रव्य तरंगों का भी ज़्यादा उपयोग होता नहीं है, मुख्यतः पराश्रव्य तरंगों का ही उपयोग होता है। सारी चीज़ों में पराश्रव्य तरंगे ही लगभग उपयोग में लाई जाती हैं। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन। पराश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। ये कीड़ों को नष्ट कर सकती हैं, ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर देती हैं, या फिर इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए भी किया जा सकता है, ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती हैं। बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सभी सही है। अभी मैंने आपको बताया कीड़ों को नष्ट कर सकती हैं, राइट है। ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर लेती हैं, बिल्कुल राइट है। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए भी, हाँ इसमें बहुत सारा चेकअप होता है, अल्ट्रासाउंड हो गया, सोनोग्राफी हो गया, अल्ट्रासोनोग्राफी हो गया, ईसीजी चेकअप हो गया, वो सारी चीज़ें भी इसमें होती हैं। इसके अलावा ये स्वचालित दरवाजों को कंट्रोल करती हैं, जो अपने से दरवाजा बनते खुलते हैं बंद होते हैं, सारी चीज़ों को भी कंट्रोल करने का काम भी यही करती है। तो पराश्रव्य तरंगों के जो उपयोग के बारे में यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, सभी सही है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज क्लास आपको अच्छी लगी होगी। जितनी चीज़ें मैंने बताई, बहुत सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा आज मैंने बताया है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन कितने थे? 20 क्वेश्चन थे। 20 क्वेश्चन मैंने आपको कम से कम 60 फैक्ट तो बताए ही होंगे। 60 फैक्ट आपके रेडी हो गए। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस मैक्सिमम है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगती है तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।